हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आइए करें अपन स्टार्ट आज फिर। आज हम पढ़ेंगे, जैसा हमने कहा था आपको, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात स्कोरिंग है, तो आप इसका आपको फ़ायदा केमिस्ट्री में भी मिलेगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है या फिजिक्स में पढ़ा है? फिजिक्स में हम ग्राफ वगैरह से सब बताते हैं। न्यूमेरिकल आप ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान दें, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बैठिए, स्टार्ट करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स बेटा, नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो, थर्मो प्लस डायनामिक्स, यही तो हुआ। इसका मतलब देखिए, थर्मल, थर्मो का मतलब वर्ड, थर्मल वर्ड है ना, थर्मो, हीट। इसका मतलब अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये रहा कंटेनर, इसके अंदर गैस भरी हुई भी है। जरा सोच के देखो कि आपने इसको हीट अप किया है, आपने हीट दी है, आपने हीट दी ना, हीट आपने दी है, तो क्या हुआ? टेम्परेचर है ना भैया, वो उसका बढ़ेगा ना भाई। तो देखिए, किसी भी गैस के पैरामीटर जो होता है ना, आप इस गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? दो कंटेनर में आपको गैस पड़ी है, तो आपके पास एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है नंबर ऑफ मोल। इनसे कि कितने मोल है, कितने प्रेशर पे, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है, इन कोऑर्डिनेट से आप इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कोई पतंग उड़ रही है, तो आप बताएंगे कि भाई ये रहा एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट होते हैं ना पतंग के, किस हाइट पे कहाँ पर है। तो भैया ये थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर ये हैं कौन से वाले? ये मैंने जो लिख रहा हूं, P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, है ना भैया, T यानी टेम्परेचर। कैसा भैया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N मतलब नंबर ऑफ मोल। देखिए ना, ये प्रेशर आपका जो होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और पास्कल में प्रेशर की यूनिट होती है भैया। वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा। टी बड़ा, जब भी बड़ा टी होना इसका मतलब केल्विन बच्चों, एन नंबर ऑफ मोल होंगे। अब आप देखिए क्या होने जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि इसमें, तो एक फॉर एनी आइडियल गैस, आइडियल गैस एक रिलेशन होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी इज वैलिड, इज वैलिड, ये वैलिड है भैया। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज वैलिड वेयर एन नंबर ऑफ मोल बताया, वेयर आर एन आर, आर इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आप देखिए ना, आर की वैल्यू हम फिजिक्स में क्या करते हैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए ना, आर को अपन लिखे हैं, तो आप कहोगे सर आर को पी वी अपॉन एन टी, पी इंटू वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी ये हुआ न्यूटन इंटू मीटर, यानी नीचे ये क्या हुआ, मोल, और ये क्या हुआ, केल्विन। समझे भाई? इसका मतलब ये जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना? ये आर की वैल्यू आ गई। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये हर गैस के लिए वैलिड है। आपको क्या तीन चीजें, पीवीटी, देखिए ना, आपको ये मालूम हो, अपन एन निकालना चाहें, तो आपने कहा ना भी एन, क्या करोगे सर, पी वी बाई आर टी। नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं, तो आपको प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, ये तो वैसे ही मालूम है, स्टैंडर्ड है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं उस कंटेनर में आप बता सकते हो। सोचो, आपने नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया, वॉल्यूम वही रखा, टेम्परेचर वही रखा, तो क्या प्रेशर डबल नहीं हो जाएगा? प्रेशर डबल हो जाएगा भाई, हाँ या ना? ये कहना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होगा ना, तो आप हमेशा पी वी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करोगे, एन इक्वल टू पी वी बाई
टी, बशर्ते टी केल्विन में है और ये केल्विन में, वी मीटर क्यूब में है, पी प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये किसी भी गैस के लिए वैलिड, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस वो होती है, आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ? गैस in which there is no attraction between its molecule। कोई अट्रैक्शन नहीं भैया, न रिपल्शन है न अट्रैक्शन है। रिपल्शन तो वैसे नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं है। दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है भैया। देखो, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो। अरे भाई, मॉलिक्यूल इधर से उधर जाते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय, इंटरनल एनर्जी जो होती है ना भैया, यू जिसको कहते हैं, वो होती है पीई, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा कि आप कह रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं आइडियल गैस, और आइडियल गैस आप क्या कहोगे भैया? U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही U है, U यानी इंटरनल एनर्जी है ना। तो इसका मतलब कभी हम कहें ना कि डेल्टा U हुआ, डेल्टा U, तो भैया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल रुकते नहीं है, मूव हो रहे हैं, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी इंटरनल एनर्जी है। किस में आएगी वो? जूल में आएगी। किस में आएगी बच्चों? जूल में, राइट। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, नोट कीजिए इसको, ये यहां ठीक है। अब रियल गैस में क्या होता है? इन केस ऑफ रियल गैस, तो उसमें मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा तो फोर्स होगा, और अगर फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल काइनेटिक दोनों तरह की एनर्जी होती है। मैं एक वर्ड लिख सकता हूं कि फॉर रियल गैस, रियल गैस attraction between molecules exist। अरे अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो रहा है भैया, और जब अट्रैक्शन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट। इसका मतलब कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, ये रहा यू इंटरनल एनर्जी है ना भैया, यू इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। हाँ, ये डेल्टा यू बराबर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। भैया ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तब ये रहेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है ना के ई, वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि नाम है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी को सी आर एम एस स्क्वायर लिखते हैं क्या? आपको मालूम है गैस के लिए वर्ड यूज करते हैं सी आर एम एस, वी आर एम एस। गैस के मॉलिक्यूल किसी भी जीरो टेम्परेचर के अलावा, T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूल हमेशा घूमते रहते हैं। देन 0 केल्विन, 0 केल्विन है ना भैया, देन मॉलिक्यूल मूव्स रैंडमली, मूव्स
randomly means they have के ई, दे है काइनेटिक एनर्जी तो होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी तो होती ही होती है। 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन में -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, और जब मूव हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना? ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब हम नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हैं, राइट? तो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बताया, ठीक है। एक वर्ड होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। क्या बच्चों? पहला देखिए, Q, Q इज यूज फॉर हीट, डेल्टा Q, DQ, हाँ, DQ is DQ means Q2 minus Q1 means चेंज इन हीट। जो हीट की यूनिट होगी वही तो चेंज इन हीट की होगी। ऐसे ही वर्क W, वर्क DW, यानी W2 माइनस W1 इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन। समझे भाई? और एक वर्ड होता है U, U यानी इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं डेल्टा U यूज करूं या DU यूज करूं, DU और डेल्टा U, तो ये U2 माइनस U1 हुआ, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना? ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब देखिए, अब आपको बात करते हैं, टर्म्स पता है ना, राइट? ये हमें तीनों काम आएगी। क्या क्या काम आएगी? डी क्यू क्या काम आएगा, डी डब्ल्यू क्या काम आएगा, डी यू, तीनों ही काम आएगी, है ना? 1 2 एंड 3, है ना भैया? आते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। लॉ कौन से हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला लॉ है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ। दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको फ्लोट बोलते हैं, जो कि एनर्जी पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। और तीसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला जीरोथ लॉ, जो कि टेम्परेचर को डिफाइन करता है, राइट? देखिएगा, डिफरेंट लॉज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझे भाई? ये रहा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। इट डिफाइन टेम्परेचर, इट डिफाइन टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। कैसे बच्चों? आइए बात करते हैं यहाँ से यहाँ। देखिए, ये रहा एक चैम्बर, राइट? ये रहा यहाँ, है ना? ये रहा दूसरा, ये इंसुलेटिंग चैम्बर है। यहाँ ए गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। यहाँ से हीट आ सकती है, जा सकती है, आ सकती है, जा सकती है ना भैया? इधर ए और बीच में कोई हीट नहीं जाएगी। अब देखिए ना, है ना? ए, है ना, गैस ए एंड गैस बी आर connected with adiabatic separation। क्या है भैया? एडियाबेटिक सेपरेशन, ए और बी,
है ना हीट आएगी ना जाएगी। बट A and B both connected with C, both connected with C separately connected with C separately with, ये इसको डायाथर्मिक वॉल कहते हैं, डायाथर्मिक वॉल, समझे भाई, डायाथर्मिक वॉल से कनेक्टेड है। अब आप देखिए ना, इसका मतलब आफ्टर सम टाइम ए और सी दोनों बराबर हो जाएंगे, बी एंड सी दोनों बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि हीट तो जाएगी ना, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जाएगी, जब तक जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बी और सी का सेम हो जाएगा। तो फिर इन दोनों से अगर ये है दैट इज ए इज बिकम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, बिकम ये हो गया भैया कि ए और बी दोनों का सेम टेम्परेचर हो गया, ये कहना चाह रहा हूं। इन दोनों का सेम हो गया, इन दोनों का सेम हो गया, तो उसका मतलब इनका भी तो सेम हो गया भैया, ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो ये टेम्परेचर क्या करता है, ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है, राइट। इसको जीरोथ लॉ कहते हैं। अब आता हूं मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखिए ये जीरोथ लॉ का मतलब ये होता है कि तीन है गैसेस H2O2 N2 तीनों, ठीक है, तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। हमने इन दोनों के बीच में तो डायथर्मिक का मतलब हीट आ जा सके, इनके बीच हीट नहीं जा रही, इसका ना इससे कनेक्शन है ना इसका इससे कनेक्शन है। तो आप देखिए ना थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब इसका टेम्परेचर इसके साथ हो गया, दोनों हाँ इक्विलिब्रियम आ गया, इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, यानी जो टेम्परेचर इसका है वही तो इसका हुआ। तो ये हाँ ए और बी के बीच ये एडियाबेटिक है, क्या है, एडियाबेटिक लिखा है, देखिए हमने गैस ए एंड बी आर कनेक्टेड विद द एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब हीट आए ना जाए। लेकिन ए और सी, बी और सी, बट ए एंड बी बोथ आर कनेक्टेड विद द सी सेपरेटली विथ डायाथर्मिक का मतलब हीट आ जा सके, क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अब आते हैं अपन किस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भैया, इसको पढ़ते हैं फ्लोट, FLOT, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए ना क्या कहना चाह रहे हैं, ये पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्या मतलब बच्चों, उसको देखिए, आपने एक कंटेनर में गैस ली है, ये रहा पिस्टन इसका, राइट, ये रहा भैया यहाँ, ये रही गैस इसके अंदर ली, ठीक है, आपने इसको गर्म किया। जब आप इसको गर्म कर रहे हो ना भैया, तो ये पिस्टन आपका यहाँ पहुँच गया, हाँ पिस्टन वेटलेस, ठीक है, आपने हीट की तो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब ये जो था ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इतना ऊपर पहुँच गया, है ना भाई, इतना ऊपर पहुँच गया, और टेम्परेचर तो बढ़ ही गया, ये T है तो ये T डैश है, T डैश T से ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा। हाँ, ये आपको हमने बताने की कोशिश की कि यहाँ से हीट दे रहे हैं, बर्नर है नहीं, इसके बाद यहाँ लगाया, तो ये कंडीशन देख रहे हैं अपन, ये तो ओरिजिनल कंडीशन थी, यहाँ टेम्परेचर T था, T डैश हो गया, यहाँ इंटर एनर्जी U थी, यहाँ U डैश हो गई, तो U डैश इज मोर देन U, राइट, यानी जिसको हम डेल्टा U कहते हैं वो U डैश माइनस U, वो क्या हो गया, पॉजिटिव, इंटर एनर्जी बढ़ गई, समझ रहे हैं। अब आप देखिए ना,
वॉल्यूम इतना डी वी वॉल्यूम बढ़ गया, इतना प्रेशर होने, यहाँ प्रेशर कितना भैया पी प्रेशर, यहाँ उस प्रेशर पे प्रेशर वही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। अब आप देखिए आपने जो कुछ भी हीट दी है ना भैया, गिवन हीट वो डी क्यू है, कितनी है डी क्यू। तो अब ये फर्स्ट लॉ ये कहता है आपने जितनी भी हीट दी, जितनी एनर्जी दी, वो कुछ तो काम आई वर्क करने में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, गैस मॉलिक्यूल में वर्क आ गया, कुछ तो वहां काम आ गई और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू इट whatever heat is given, whatever heat is given is used in increasing its internal energy and doing एक्सटर्नल वर्क एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब कि आप डी क्यू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हुआ भाई आपने ना ये इसको ऐसा किया, जो भी आपने दी ना, अरे मान लो आपने 100 कैलोरी दी, 100 कैलोरी दी, समझ रहे हैं, 60 कैलोरी ये हो गई, 40 कैलोरी वो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वर्क हो गया कि भाई 100 कैलोरी 60 प्लस 40 ये हो गया दोनों मिला के, समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने लिखा है ना, तो एनर्जी जो दी, एनर्जी एनर्जी तो न वेस्ट होती है न प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपने इसका कुछ सेगमेंट वहाँ किया कुछ सेगमेंट वहाँ किया, बस यही तो एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कि एनर्जी को कंजर्व कर रहा है कि भैया आप, हाँ शर्त ये तब वैलिड है ऑल द थ्री क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट। ऐसा नहीं एक को आप कैलोरी लिखो, एक को जूल लिखो, एक लिखो, समझ रहे हैं। या तो सब ये हो या यहाँ हो कि भाई देखो ये मान लो मैं कहता हूँ कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती हुई है ना, तो ये रहा आपके पास 100 जूल, 60 जूल प्लस 40 जूल, नहीं हमने यहाँ तो प्लस किया है। अब सवाल है कि वर्क, अब जनरल टर्म लिखिए, अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो हम वर्क को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क को नेगेटिव लेते हैं। कैसे हम बात करेंगे आगे, फिलहाल तो हम सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन की बात बता रहे हैं कि इक्वेशन ए जो है ना, ये इक्वेशन ए इज वैलिड, A is valid when all three quantities are in same unit. Quantities are in same unit। भैया तो तीनों जूल में हो या तीनों फिर कैलोरी में हो, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। आइए बात करते हैं अपन डेल क्यू डी यू डी डब्ल्यू तीनों में ना भैया, तो कैसे काम करेंगे। अब देखिए हमने क्या लिखा है, डी क्यू क्या था Q2 माइनस Q1, हमने क्या लिखा है डी डब्ल्यू क्या था P डी वी, क्या लिखा है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम P इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि ये है ना भैया वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम, नहीं V2 माइनस V1 क्या है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है भैया। अब आप देखिए ना डेल यू, ये यू सिंबल ले रहा हूं, डेल यू क्यों लिखा भैया, U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ना
डेल यू को आप डी यू लिखा है ना आपने, ये चेंज इन दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एन सी वी डी टी, एन नंबर ऑफ मोल सी वी टी टू माइनस टी वन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने डी 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 लिखा, ये डी लिखा है, डे लिखा है, क्या फर्क है, ऐसा क्यों लिखा है बताते हैं आपको। ये दोनों क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती हैं, जबकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है, इंटरनल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। तो मैं लिख सकता हूं, हाँ, डी क्यू एंड डी डब्ल्यू बोथ डिपेंड ऑन, बोथ डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, कैसा पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, है ना भाई। बट डेल यू लिखा ही ऐसा है, डेल यू जिसको आप u2 माइनस u1 कह रहे हो, इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है भैया डिपेंड्स ऑन इनिशियल, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द, नॉट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, राइट। ये कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए हमने इसको डेल के वक्त लिखा है, ठीक है बच्चों। मतलब ये आपको सीधा ही पाथ पे डिपेंड, यानी देखिए ना, अगर मैं बात करता हूँ कि ये ग्राफ है, ये प्रेशर का, ये वॉल्यूम का, राइट, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से होकर आप यहाँ पहुँचे, या फिर आप यहाँ पहुँचे दूसरा रास्ता, या फिर तीसरा रास्ता ये रहा, ये 1 2 3, ये 2 और ये पहला रास्ता, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी गए, है ना भैया, फॉर फर्स्ट पाथ, फर्स्ट पाथ नहीं, डेल यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू वन, डेल फॉर सेकेंड पाथ, फॉर सेकेंड पाथ डेल यू, अरे ये भी तो यू बी माइनस यू ए आएगा, और थर्ड पाथ ये भी तो यू बी माइनस यू वन आएगा। इसका मतलब डेल यू वन इज इक्वल टू डेल यू टू इज इक्वल टू डेल यू थ्री, समझ रहे हो, तीनों के केस में ही डेल्टा तो सेम आएगा यार, पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वर्क सब में अलग अलग है भाई, वर्क जो है ना वो तीनों का अलग अलग है। अगर मैं डी डब्ल्यू लिखूँ इसके अंदर बच्चों, डी डब्ल्यू वन इज नॉट इक्वल टू डी डब्ल्यू टू इज नॉट इक्वल टू डी डब्ल्यू थ्री, तीनों में अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग होगा ना बच्चों तो क्या होगा, जरा उसकी बात करें अपन, देखो ना, डी डब्ल्यू वन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मैं 3 एरो बनाए थे, थर्ड, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में और भी कम भैया। ऐसे ही अगर मैं डी क्यू निकालूं, डी क्यू वन, तो आप कहोगे समझ रहे हो, ये यहाँ इस तरह से हुआ। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन भी बेस्ड है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। अब आपको मैंने जो अभी 3 चीज टर्म्स बताई, क्यू यू डब्ल्यू बताया ना मैंने आपको, तो आप साथ ही साथ एक चीज जान लें, क्या, कि जो डी डब्ल्यू है ना बच्चों, वो पी डी वी लिखते हैं, वो पी वी टू माइनस वी वन लिखते हैं। अगर मैं पी और वी का ग्राफ बनाऊं और मैं ये बनाऊं, ये लो यहाँ से यहाँ, कि यार यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, यूँ गए, तो भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये क्या था V1, ये क्या है V2, अब P प्रेशर ही रहा, ये प्रेशर है बच्चों, ये रहा प्रेशर P, ये क्या है प्रेशर, ये क्या है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ
ये एरिया है ना, ये क्या है, P इंटू V2 माइनस V1 नहीं हुआ क्या, इज इक्वल टू शेडेड एरिया नहीं हुआ क्या, शेडेड एरिया। ऐसा मतलब ये हुआ कि हाँ, द वर्क डन is found by area under PV, area under PV curve and between volume axis, हाँ या ना बच्चों, whenever volume increases, dW positive, and when volume decreases, dW नेगेटिव। समझे भाई, ये कहना चाह रहा हूं। अब बेटा कल अपन इसको और डिटेल में लेंगे, कैसे इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे अपन वर्क करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। आज मैंने आपको जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के बारे में बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है बेटा। जितनी आपने हीट दी, हीट तो एनर्जी तो है, जूल में तो आएगी, उतना ही डेल्टा यू डी डब्ल्यू दोनों मिलके उतना ही होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए कल मिलते हैं बेटा फिर, है ना। इसके आगे अपन कल करेंगे, नोट कीजिएगा आप। ओके।